Hi everyone, U for Physics, लेक्चर नंबर 17 और लेक्चर नंबर 16 में मैंने तुम्हें कराया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में एक दो न्यूमेरिकल भी किए थे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक दो क्वेश्चन और करते हैं। उसके बाद में मैं तुम्हें बेसिक्स बताऊंगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर लागू होता है, ठीक है, और होता है तो क्यों होता है। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलॉम्स फोर्स में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, क्यों लगता है, इसके रीजंस दिए थे। क्योंकि वो लीनियरिटी को फॉलो करते हैं और लीनियरिटी को फॉलो करने के लिए किसी भी इक्वेशन, फॉर्मूला या फंक्शन का होमोजीनियस होना बहुत ज़रूरी होता है। एडिटिविटी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। वही से अगर वही सिंपल प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन यहाँ पे भी लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी होमोजीनियस होना होगा और एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा, तभी वो लीनियर कहलाएगी। और कोई भी चीज़ जो लीनियर है उस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो। स्केलर या वेक्टर जो लीनियर नहीं है, वो चाहे स्केलर हो या वेक्टर, उस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो कल के बचे हुए न्यूमेरिकल्स आज करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये देखो मेरे पास है, ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻4 किलोग्राम एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कल बताया था व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये बोल रहा है न्यूमेरिकल में, इट्स सिंपली सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर सेम होता है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का अगर कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट है, कोई भी वेक्टर कांस्टेंट होना चाहता है तो पहले तो उसको अपने मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट करना होगा, तभी एक वेक्टर कांस्टेंट हो सकता है। ओके मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट कब हो सकती है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जा रही है यहाँ प्लेट से ये क्या है, प्लेन चार्ज शीट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन तो इसकी कांस्टेंट है, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है, डायरेक्शन कांस्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड कैसे कांस्टेंट होगा? पहले तो ये पता लगाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आखिर होता क्या है। इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पर मीटर पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप जब कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन कांस्टेंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट होना चाहिए। ड्रॉप कैसे? यहाँ पे 300 वोल्ट है, 1 मीटर के बाद में 275 वोल्ट हो गया, 1 मीटर के बाद में पर मीटर 250 वोल्ट हो गया, 1 मीटर के बाद में 225 हो गया, 1 मीटर के बाद में 200 हो गया, 1 मीटर के बाद में ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, जीरो ना हो जाए तब तक। तो इसका मतलब पर मीटर पोटेंशियल तो ड्रॉप हो रहा है। अगर ये ड्रॉप नहीं होता ना, 300 होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। याद रखना, पोटेंशियल है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% होगा। पोटेंशियल ड्रॉप का दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप क्या वेरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पोटेंशियल ड्रॉप कॉन्स्टेंट है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो 25 वोल्ट इस पॉइंट इसके बीच में 25 वोल्ट का डिफरेंस, 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 और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट पर मीटर सेम है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। डायरेक्शन तो थी कांस्टेंट, ये मैंने समझा दिया। ओके, अब मैं कहता हूँ अब न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं और मैं थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी स्पीड ऑटो में हो जाती है। न्यूमेरिकल क्या था? मास है पार्टिकल का 10⁻⁴ किलोग्राम, चार्ज है उस पर 5 माइक्रोकूलम, उसको 20 मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हें समझ में आ गया कि पर मीटर पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है, यहाँ पे 300 होगा तो यहाँ पे 275, 250, 200 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि पर कूलम सेम फोर्स लगेगा। यानी कि यहाँ पे 300 था, यहाँ पे पर मीटर 275 हो गया, 25 वोल्ट। याद रखना 25 वोल्ट का डिफरेंस है। इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कोई एक कूलम चार्ज रख दोगे तो उस पर 25 का डिफरेंस, जितना डिफरेंस होता है उतना ही न्यूटन फोर्स लगता है। 25 न्यूटन फोर्स पर कूलम लगेगा। 2 कूलम रख दोगे तो 25 दूनी 50 न्यूटन फोर्स लगेगा। अगर 3 कूलम रख दोगे यानी कि पर कूलम 25 न्यूटन डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है वो इतना ही फोर्स लगता है, ठीक है। ओके 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 ग्रेट। इसकी इंटेंसिटी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी कि 1 कूलम पे इतना फोर्स लगाएगा ये। 2 कूलम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 कूलम पे कितना लगाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके ग्रेट। अब देखो ये क्या, हम एक पार्टिकल थ्रो करते हैं जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, हाँ सही है, जिसका मास 10⁻⁻4 kg है, नो प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि ये इसमें जाता है और एक पॉइंट पे जाके रेस्ट में आ जाता है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, ओके, और -6 कूलम। अब देखो ये चार्ज है पॉजिटिव, ये जा रहा है इधर, उधर से ये फील्ड आ रहा था इस तरफ, ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से आ रहा है, ठीक है, रिपेल करेगा। तो एक पॉइंट पे ये बोल रहा है कि ये रेस्ट पे आएगा। जब ये रेस्ट पे आएगा और ये जहां से चला है उस पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हमें ये निकालना है, ठीक है, ओके। तो देखो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, F = QE। Q कितना है इस पे Q है 5 × 10⁻⁶। 1 न्यूटन पे 1 कूलम पे इतना फोर्स लग रहा था, तो इतने कूलम पे 5 माइक्रो कूलम पे कितना लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा। यूनिट फोर्स इतना था, यूनिट कूलम पे इतना फोर्स था, तो इस पे बताओ कितना फोर्स लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, यूनिट पे इतना लग रहा था। तो तुम्हें किसी भी चीज़ का यूनिट अगर पता चल जाता है तो क्या करते हो, अगर यूनिट से बड़ा निकालना है यानी कि 5 कूलम पे निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो यूनिट का। अगर छोटा निकालना है कि आधे कूलम पे कितना लगेगा तो भी छोटे वाले से यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हो। तुम्हें यूनिट का पता चल गया है, तुम्हें इस पे कितना लगेगा ये निकालना है, तुमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये 5 दूनी 10, ये -6, ये प्लस के 5, ये प्लस के 6 हो जाएंगे दोनों मिला के, ओके। और ये हो गया 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स इस पे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कॉन्स्टेंटली 1 न्यूटन फोर्स इस तरफ लगता रहेगा, यानी कि ये इधर जा रहा है और एक्सेलरेशन होगा इस पे, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा लेफ्ट से। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो चीज़ लेफ्ट की तरफ जाती है उस पर क्या लगता है, नेगेटिव साइन, राइट की तरफ जाती है वो पॉजिटिव साइन, डाउन जो आती है वो नेगेटिव, अप जो जाती है वो पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। पहले तो हम निकालते हैं इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा। F = m में कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट 1 न्यूटन। m कितना दिया था इसका m इतना ही था क्या, हाँ सही है, इसका m दिया हुआ है ये इंटू a, इसको इधर लेके आते हैं, 1 न्यूटन अपॉन 10⁻⁻4 a, कितना हो गया 10⁻4 a, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a = 10⁻4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा है ये एक्सेलरेशन, नेगेटिव, यानी कि -10⁻4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन इस पर लग रहा होगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब हमें क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन की कौन सी इक्वेशन लगेगी, 3 इक्वेशन है, कोई सी भी लिख के देख लो। एक तो क्या होती है ut + ½ AT², ठीक है, u + AT½ क्या है वो यार, v² - u² = 2as, हाँ ये वाली इक्वेशन लगेगी इस पे, v² - u² = 2as। 3-4 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन लिख के देख लो कौन से में फिट बैठ रहा है, यानी कि जो वेरिएबल तुम्हें निकालना है वो वेरिएबल कौन सी वाली इक्वेशन से निकल के आता है सामने, ठीक है। तो v फाइनल हो जाएगा 0, ये बोल रहा है। उसने इनिशियल दे दी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है, कितना है, -10⁻4 मीटर, और ये डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब समझाऊंगा, ठीक है। पहले ये देखो -400, ये 2 को नीचे लेके आ गए, 10⁻, ये कितना आ गया था, ये माइनस था, -4,
ये ऐसा आ गया, माइनस से माइनस हटाओ पहले, ये इससे 200, 200 बटे 10⁴ एस। अब देखो 10⁴ यानी कि दो, ये 2 जीरो कट जाएगी यहाँ से, तो इसका क्या है 10⁴ का मतलब नीचे क्या है 10,000, ऊपर क्या था 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब ये कितना हो गया 0.02 मीटर एस। इतनी डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ से चलेगा, यहाँ 0.02 मीटर पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, रुक जाएगा। अब ये यहाँ ये जाकर डिस्प्लेसमेंट कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, वो राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस क्या होगा पॉजिटिव, 0.02 मीटर, इतनी डिस्प्लेसमेंट पे रुक जाएगा। अच्छा नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। इसका रोटेटिंग सिस्टम क्या है यार, रोटेशन ऑफ, अगला न्यूमेरिकल है, ओके ओके ओके। अच्छा ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से हमने चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा ये पता लगा लिया। अब किसी भी पॉइंट पे, जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से हमने क्या निकाला था, हमने किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाली थी, इस पे क्या आई थी, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, ये आई थी ना। अब इसके फॉर्मूले करते हैं। अब तक हमने QE = ma वाले फॉर्मूले किए हैं, ठीक है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, बताइए वो इलेक्ट्रॉन कब रेस्ट पे आ जाएगा, कब रेस्ट पे आएगा, उस पर चार्ज तो जनरली पता होता है, मास भी पता होता है। Q = E कितना है, कितनी इंटेंसिटी है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रुक गया है, उस जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रुक गया है, बताइए वो कितना इंटेंसिटी है उसकी। mg नीचे लग रहा था, QE ऊपर लग रहा है। अब तक तो ये वाले किए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम करते हैं कि किन्हीं भी 2-3 चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज की वजह से, 2 चार्ज की वजह से, 3 चार्ज की वजह से, किसी भी एक पॉइंट पे उनका कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इसके लिए, ये सब समझाने के लिए मुझे पहले तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्स पे कैसे लगता है, कूलम्ब के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कैसे लगता है। ये वेक्टर पे भी लगता है, स्केलर पे भी लगता है, लेकिन केवल उन्हीं स्केलर और वेक्टर पे लगेगा। ये अभी शायद थोड़ी देर पहले बताया था इस वीडियो में भी, कि जो लीनियरिटी को फॉलो करते हैं। और लीनियरिटी को कैसे फॉलो करते हैं, देखो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैंने बता दिया था, वो लीनियरिटी को फॉलो करता है। लीनियरिटी को फॉलो करने के लिए देखो पहले तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके लिए लीनियर होना ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर वेदर इट्स वेक्टर और वेदर इट्स स्केलर और स्केलर, राइट। लीनियर होना चाहिए, वेक्टर हो या स्केलर। लीनियर वही होगा जो होमोजीनस हो और जो एडिटिविटी को फॉलो करे, एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करे। जो ये दो फॉलो करता है वो ये है, और जो ये है वो ये लग सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बता दिया था मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का देखो, होमोजीनस क्या होता है। होमोजीनस होता है कि आप इनपुट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, डबल करो, तो आउटपुट भी डबल हो जाए। किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मान लो r डिस्टेंस है, तो क्या फॉर्मूला, मान लो इस पे Q चार्ज है, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। देखो आज मैं बता रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ज़्यादा ढूंढने पे मिलेगा नहीं तुम्हें, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा शायद, लेकिन मिलता नहीं है, तो इस पे ध्यान देना, बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है। मैं अगर इसको डबल करता हूँ, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अगर मैं इनपुट को डबल करता हूँ तो क्या आउटपुट डबल हो जाती है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या वो भी 2 से, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल हो जाती है। देखो 2 से, इसकी वजह से, Q की वजह से इंटेंसिटी इतनी थी, और 2Q की वजह से कितनी होगी। अगर मैं इसी की जगह पे इतनी दूरी पे 2Q रख देता हूँ, 2Q डिस्टेंस सेम R, तो क्या होगा E = 1/4 पाई, मान लो E डैश लगा लो, ये 4 पाई एप्सिलॉन 2Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये 2 को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये E1 था यानी कि E था, ये कितना होगा, इसकी जगह E रख दूंगा मैं 2E, E डैश कितना हो गया 2E। मैंने इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई किया और आउटपुट ऑटोमेटिकली 2 से मल्टीप्लाई हो गया। मैं अगर यहाँ पे 3 गुलाम रखता हूँ तो क्या उधर भी इंटेंसिटी 3 गुलाम हो जाती है, यानी कि E डैश 3 हो जाता है। देखो 1/4πε Q अपॉन आर स्क्वायर, मैंने 3Q लिया है, 3Q, 3 को बाहर लेके आ जाता हूँ, 1/4πε Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था E1, E, ये 3 हो गया। मैं इनपुट को मल्टीप्लाई जिस कांस्टेंट से भी करता हूँ ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको बोलते हैं होमोजीनियस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। आप इसमें क्या बोलते हैं, इनपुट को जिस चीज़ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है Q पे, जिस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है उसको इनपुट बोलते हैं। अगर उस इनपुट को आप किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाता है उससे। ये इसका मतलब ये इक्वेशन होमोजीनियस को फॉलो करती है। ओके, एक प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली, ये तो हो गया भाई। लीनियर होने के लिए एक कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर दी, क्या लीनियर होने के लिए दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है? लेट्स ट्राई। 2 कूलम की वजह से मैं r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालता हूं, आता है इक्वल टू 1/4πε Q अपॉन 2 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेट। मैं 3 कूलम की वजह से सेम दूरी पे यानी कि r ही रखूंगा, निकालता हूं। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगा 1/4πε Q 3 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। इसकी आउटपुट ये थी, इस इनपुट की आउटपुट ये थी। क्या मैं दोनों इनपुट को जोड़ूं तो उनकी जो पहले आउटपुट आई थी वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं? लेट्स ट्राई। इनपुट को जोड़ता हूं 5 कूलम, 5 कूलम की वजह से निकालता हूं 1/4πε 5 कूलम अपॉन आर स्क्वायर। ये अगर मैंने 5 रखा और इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखना E1 और E2 को मैं ये दो कूलम की वजह से और ये 3 कूलम की वजह से आया था ना, E इज इक्वल टू 3 कूलम की वजह से, इन दोनों को जोड़ना E2 कूलम प्लस E3 कूलम 1/4πε 2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε 3 अपॉन आर स्क्वायर 1/4πε आर स्क्वायर तो हो गया कॉमन, अंदर क्या रह गया 2 + 3 ब्रैकेट में, ठीक है, ये रह गया। ये कॉमन आ गया, 2 + 3 रह गया अंदर यानी कि 5, 1/4πε 5 अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या मेरा यही अगर जब मैंने इकट्ठा लिया था 5 तो क्या यही आया था? हाँ भाई, जब मैंने इकट्ठा लिया ना तो यही आया था। मैंने अलग अलग करके देखा और फिर उनके आउटपुट को जोड़ा तो भी उतना ही आ रहा था। मैंने इकट्ठा कर दिया एक जगह, फिर उसके आउटपुट को देखा तो सेम आ रही है, यानी कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये जो इक्वेशन है ना, दोनों होमोजीनियस भी है और एडिटिविटी, इसलिए इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग सकता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि बच्चे ज़्यादातर सोचते हैं कि ये केवल वेक्टर्स पे लगता है, नहीं, ये स्केलर्स पे भी लगता है। ये कहता है कि मैं सब पे लगता हूँ, बस तुम एक बार लीनियर होके दिखाओ। लीनियर होने के लिए 2 प्रॉपर्टी फॉलो करनी होती है। इसका मतलब अब इस पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाएगा, सिंपल। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब वेक्टर पे लगता है तो वेक्टर को क्या बोलता है? ये वेक्टर को बोलता है कि जाओ, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूं वेक्टर एडिशन करने के लिए। वेक्टर का एडिशन तो वेक्टर एडिशन वैसे भी करते हैं हम नॉर्मली भी, इसमें क्या तीर मार दिया इसने, ठीक है। किसी भी मान लो एक चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 यहाँ पे रखे हुए हैं, इस पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करते थे, इनके अलग अलग डिस्टेंस है, मान लो R1 R2 R3 R4, क्या करते थे नेट निकालने के लिए इस पॉइंट पे, E नेट इज इक्वल टू E1 E2 वेक्टर एडिशन करना होता था, हमें करना होता था ना। तो इसने क्या तीर मार दिया, देखो क्या तीर मार दिया, ये तो यही जाने। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मेरी जिम्मेवारी वो समझाने की थी, जो मैंने समझा दिया। ये बोलता है कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तू जाके लगा सकती है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब बस वो क्या बोलते हैं, अपना वेक्टर एडिशन कर सकता है। वेक्टर को ये बोलता है कि तुम अपना वेक्टर एडिशन कर लो अब मेरी तरफ से, स्केलर को बोलता है कि तुम अपना एल्जेब्रिक एडिशन कर लो मेरी तरफ से। जो इसको फॉलो करेगा, जो लीनियरिटी को फॉलो करेगा, स्केलर का एल्जेब्रिक एडिशन हो सकता है और वेक्टर का वेक्टर एडिशन हो सकता है। ग्रेट, न्यूमेरिकल पे आ जाओ। ये इसलिए बताया था मैंने क्योंकि अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। देखो
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन न्यूमेरिकल, ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। डाटा फ्लाइट मोड पे लगाऊँ यार इसको। देखो कितनी दूरी है, 10 सेंटीमीटर की। एक यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम रखा है, यहाँ पे माइनस का 10 माइक्रोकुलाम रखा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में, इन दोनों चार्ज के बीच में क्या है, मान लो ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है जो 12 सेंटीमीटर दूरी, उस एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जो 12 सेंटीमीटर है मिड पॉइंट से, यानी कि उससे अगर कोई हम वो डालें, लाइन ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दो अलग अलग इक्वल हिस्सों में बांट देगा। बाइसेक्टर हमेशा दो इक्वल हिस्सों में बांटता है, बाई सेक्टर, ठीक है, सेक्ट कर देता है बाई। ओके ग्रेट, वी आर डूइंग ग्रेट। इस पॉइंट पे मिड पॉइंट से 12 सेंटीमीटर जो पॉइंट है ना, उस पे हमें बताना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज, हमेशा टेस्ट चार्ज रखना होता है हमें, तो पॉजिटिव होता है, इसको फेंक के मारेगा। ओके ग्रेट। ये नेगेटिव भैया अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा। इसका नाम मैं ई ए रख देता हूँ, क्योंकि ई ए की वजह, ए के पॉइंट से आ रहा है, ये इसका नाम ई बी रख देता हूँ। नेट को इधर होगा, ठीक है। ओके अब क्या करना है हमें, अब हमें ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो नहीं है कहीं पे, ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके तो देखो ये 12, ये 5, ये कितना होगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 12 12 144 प्लस 25 169 और 13, ये 13 है, ये भी 13 है। ओके ये थीटा, और जब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये फील्ड ये ऐसे जा रहा है, ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन जब एक लाइन को बाइसेक्ट करती है, ये थीटा तो ये भी थीटा, राइट। ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन जब कोई दूसरी एक लाइन इन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। ओके ओके ग्रेट। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमें इस पॉइंट पे फील्ड पता करना है। इसकी वजह से ई ए जा रहा था, यहाँ थीटा बना रहा है इसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये क्या हो गया, ई ए साइन थीटा। और ये वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है -10 माइक्रोकुलाम की तरफ, इसकी तरफ से ई बी साइन थीटा, ठीक है। और इधर इन दोनों का होगा ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। पहले तो निकालते हैं हम इस पॉइंट पे, 13 दूरी है, पहले ई ए निकालते हैं हम। ओके ग्रेट, कितना है 10, आर स्क्वायर वही 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 0.13 मीटर का स्क्वायर। हाँ ई भी निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यू कितना है, माइनस वही 10 है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अभी, उसके नेचर की बात नहीं करते हैं, चार्ज का नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, ठीक है, डायरेक्शन बता देंगे बाद में। आर स्क्वायर ये 13 थी तो ये भी 13, सेम आ गया, 0.13 का स्क्वायर। अब देखो E1 और ई ए ई बी दोनों सेम है, यानी कि ई ए इज इक्वल टू ई बी। मैग्नीट्यूड में तो भाई दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ई ए साइन थीटा, ये इसको ई बी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि ई ए इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा, जब ये ई ए साइन थीटा है और ई बी साइन थीटा को भी ई ए साइन थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि ई ए इज इक्वल टू ई बी। इधर क्या हो गया, टोटल फील्ड कितना हो गया, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। नेट इधर होगा इस डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट कर देंगे। ई ए इज इक्वल टू ई बी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ए कॉस थीटा लिख दो, या फिर 2 ई बी कोस थीटा लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। नीचे दिखाया ई ए इक्वल टू ई बी, तो 2 ई ए इक्वल टू ई बी, ई हम यहाँ से निकाल लेंगे, कोस थीटा निकालना हमें, ठीक है, कोस थीटा निकालना है। ओके देखो कोस थीटा निकालना है, क्योंकि दोनों के ई ए कोस थीटा, ई बी कोस थीटा, 2 ई ए कोस थीटा या 2 ई बी कोस थीटा। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। अब ये दोनों थीटा हैं, इसकी क्या गारंटी है, देखो इसने पहले ही कहा था कि ये 10 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह दिया था ना, जैसे इसने एक पॉइंट है 12 सेंटीमीटर दूर मिड पॉइंट से, और ये एक बाइसेक्टर है,
तो फिर बाइसेक्टर से अगर ये जो ये एंगल बनाएगा ना, फिर यही है, ये भी यही एंगल बनाएगा बाइसेक्टर से, याद रखना। इसलिए ये दोनों थीटा है, और ये वाला थीटा है तो ये थीटा है, पता है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन काट रही है। ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा है, सारे थीटा 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 ही हो गए, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या कराता हूँ, अब मैं कोस थीटा निकलवाता हूँ। कोस थीटा तुम आराम से निकाल लोगे। अब कोस थीटा कहीं से भी, यहाँ इस वाले ट्रायंगल से निकाल लो या इस वाले से निकाल लो, ठीक है। निकालिए, यहाँ से कोस थीटा निकालो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेन। कोस क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये वाला ले लेता हूं मैं, इसका बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 13। इससे भी निकाल दे तो बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज 13। बेस क्योंकि एक बार एक चीज और बता देता हूं मैं, परपेंडिक ये दे दिया तुम्हें, एक ट्रायंगल दे दिया तुम्हें, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। अब तुमसे पूछता है कि बताइए बेस कौन सा है, तो याद रखना तुम बता ही नहीं सकते बेस कौन सा है। इसमें तुम देख के सीधा स्पॉन्टेनियसली आदमी के दिमाग में विचार आता है, यार ये बेस है, नहीं ये बेस नहीं है, क्योंकि बंदे ने नहीं बताया ये बेस है, उसने खाली ये बताया कि परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है। तुम ये तो बता सकते हो ये ट्रायंगल के सामने 90 के सामने जो होगा वो हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन बेस नहीं बता सकते। जब वो थीटा बता देगा ना, तो तुम बताओगे कि हाँ ये वाला बेस है, ठीक है। अगर वो दो थीटा बताता है कि पहले वाला थीटा 50 डिग्री है, दूसरे वाला थीटा 60 डिग्री है, ये बोल देता है कि पहले वाला थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में 50 डिग्री है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में 60 डिग्री है, तो तुम डिसाइड कर लोगे। अगर वो एक ही थीटा देता है ना, एक ही थीटा, ये तो पता ही है, एक ही थीटा देता है, तो ऑटोमेटिकली कभी भी दिमाग मत लगा देना कि ये थीटा परपेंडिकुलर, कभी ये मत सोच लेना वो थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा। वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा। अगर उसने लिखा नहीं है तो थीटा थीटा दिया है तो याद रखना, अगर उसने यहाँ पे थीटा बना रखा है ना और कुछ नहीं लिखना, तो तुम अपना आप समझ जाना कि ये वाला बेस है और ये वाला हाइपोटेन्यूज है। ये मत समझ जाना यार देखने में तो ये लग रहा है परपेंडिकुलर के साथ में बना रखा है, ऐसा नहीं, एक ही थीटा दे रखा और बता नहीं रखा, तो ऑटोमेटिकली वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा। ओके ओके ओके, ये तो वैसे ही बता रहा था मैं जनरल नॉलेज के लिए। ये कोस थीटा निकाल लिया हमने 13/5। अब यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे 2 गुना EAEB क्या था, EAEB, ये इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 9 × 10⁹ ऊपर 10, ये कितना था भाई, ये हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 100 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 10 की शक्ति 4, ठीक है। अब ये कितना हो गया 9/100, ये और ये कितना हो गया, ये हो गया 13 और 1 14, राइट। इतना ज़्यादा हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया हमने। 9 × 10⁹ 10/Q/r²। आर क्या था हमारे पास, ये था, और 13 सेंटीमीटर था। 13 सेंटीमीटर बोले तो मीटर में बदलेंगे तो 13/100 करेंगे, 13/100 करेंगे तो सिंपल सी बात है 169, और ये 100 का स्क्वायर ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही हैं। अब इसको इससे डिवाइड करोगे, तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा, क्या आएगा एक बार करके देखता हूँ भाई, जल्दी 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 जल्दी, कितना 9 ना जाने की 0 0 0 0, ये जी 17 85 यानी कि 5 से करो तो 9 5 5 45, और 5 × 30 और 4 34, 5 × 5 और 3 8 845, ये कितना हो गया 55 0 17 2 × 34 17 3 51, 3 पे जा सकता है ये, यानी कि 3 पे जाएगा तो 9 3 9 3 27 का 7 का 2, और 6 3 18 और 2 20, 3 × 3 और 2 5 507। देखना ये आ गया, बस ये कितना आ गया 0.053 10⁻14। इसको पीछे लेके आओगे तो 5.3 करोगे तो इससे 2, ये कितना आ गया था 9, और ये 13 और 1 14 का ये 2 कम हो जाएगा, अगर इस पॉइंट को पीछे लेके आओगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे आ गगई है, ये आ गई है। अब इसमें पुट कर दो सारी चीज़ें, 2 × 5.3 10⁻12 हो गया, कोस थीटा 5/13, ये निकाल लेना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ये होगी, ये निकाल लेना, ठीक है। चलो अगला न्यूमेरिकल करते हैं।
अगला न्यूमेरिकल करते हैं, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। यस, अगला न्यूमेरिकल क्या है? अरे यार रोटेट मत कर। देखो इसने बोला एक चार्ज 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरा चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दोनों पॉजिटिव है। राइट राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। एक चार्ज पॉजिटिव है 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, पॉजिटिव है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। मैं वैल्यू देख लेता हूँ, मेरा वैल्यू में बहुत गड़बड़ होता है। इन दोनों के बीच में बताओ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा? देखो क्या इधर होगा, इसकी वजह से फील्ड इधर जाएगा। मान लो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ए की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ की वजह से हमेशा बाहर की तरफ होती है, पॉजिटिव की वजह से हमेशा बाहर की तरफ, और इसकी वजह से भी इधर ही होगा एक ए बी। तो इधर तो न्यूट्रल पॉइंट मिलने से रहा। इधर देखें, इसकी वजह से ई बी इधर होगा, इसकी वजह से ई ए भी इधर होगा, तो इधर भी न्यूट्रल पॉइंट मिलने से रहा। न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में ही होगा, क्योंकि ये इधर जा रहा होगा और उसका इधर से आ रहा होगा, टक्कर हो रही होगी, तो एक जैसा पॉइंट जरूर होगा दोनों के बीच में, जहां पे फोर्स अगर कोई चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज रख दे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या ये सिस्टम, ये दो चार्ज का सिस्टम क्या स्टेबल है? नहीं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इनके बीच में जो चार्ज रखोगे ना न्यूट्रल पॉइंट पे, वो तो न्यूट्रल रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को दूर फेंक के मारेंगे। ये यहाँ इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। ये सिस्टम स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन न्यूट्रल, हमें तो स्टेबल सिस्टम अनस्टेबल से कुछ नहीं लेना देना, हमें न्यूट्रल पॉइंट पता करना कहाँ पे है। उसने दे रखा कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच में बताओ मुझे न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है? जहां न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी। ओके, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 1/4πε। क्यू क्या है इसका? आर स्क्वायर मैं मान लेता हूँ वो पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि इससे x दूरी पे है। तो ये टोटल 1 मीटर था, तो इससे कितनी दूरी पे होगा? 1 मीटर माइनस x। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसकी वजह से, छोटे वाले की वजह से, अब मैंने इस तरफ ये पॉइंट क्यों लिया? देखो बड़ा चार्ज है, चार्ज बड़ा है तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तभी उसकी इंटेंसिटी इसकी छोटे चार्ज की इंटेंसिटी से टक्कर जब भी ले पाएगी जब पॉइंट बड़े वाले से दूर हो। ठीक है, अब इससे निकालते हैं 1/4πε। क्यू कितना था? 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, आर स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। ये दोनों बराबर क्यों रखे? सिर्फ इसलिए बराबर रखे कि न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। टेस्ट चार्ज रखेंगे उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, नो रिपल्सन नो अट्रैक्शन। ठीक है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पे जीरो होगी। ठीक है, दोनों को इसलिए बराबर रख दिया, दोनों इक्वल होगी वहाँ पे दोनों की वजह से, जो कैंसिल आउट करेगी। अब कर दो कहानी शुरू। 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कट गया, 5 को इधर लेके आ जाता हूँ मैं, 20/5, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके चला गया, इधर क्या बच गया? एक्स स्क्वायर। देखो क्या कर दिया मैंने, इसको इससे काट दिया, 5 को उधर से इधर लेके आ गया, 20/5 हो गया, और ये वाले को उधर लेके चला गया। अब ये 5 चौके 4 पे, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ मैं, 4x², 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर इधर भेज देता हूँ, यानी कि इसका स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट हो जाता है, 2x निकलेगा, 4 का 2 और एक्स स्क्वायर का x, 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या है, इस x को इधर भेज दो, 3x इधर रह गया 1, x क्या हो गया? 1/3, 1/3, यानी कि x क्या हो गया? 1/3, 1/3। तो ये वाला कितना हो गया? 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3। वो न्यूट्रल पॉइंट इससे तो 1 मीटर का 2/3 हिस्सा होगा, इतनी दूर होगा, और 3 मीटर। देखो अब ये x की वैल्यू आई थी 1/3 ये, यानी कि 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/3 2/3 मीटर। इस चार्ज से, बड़े वाले चार्ज से नल पॉइंट और छोटे वाले चार्ज से नल पॉइंट यहाँ पे आएगा। बड़े वाले चार्ज से नल पॉइंट 2/3 मीटर आएगा, 1 मीटर का 2/3 हिस्सा, और छोटे वाले से 1/3 मीटर, 1 मीटर का 1/3 हिस्सा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके, ये न्यूमेरिकल हो गया है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो भाई, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि मेरे मोबाइल में दिक्कत आ रही है, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है।
बार बार, तो ये लास्ट ही होगा आज का। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बस, इसको ठंडा करना पड़ता है फ्रीज में रख के। ये क्या है, पॉइंट चार्जेज 4 × 10⁻⁻6 कूलम और 2 × 10⁻⁻6 कूलम, 4 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 कूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स A and B of a right angle triangle, वर्टेक्स ऑफ ए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर आगे क्या था, ए बी सी, बी इज राइट एंगल्ड, ए सी इज, देखो इसने क्या बनाया है, इसने बनाया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। इसने बोला है कि इस पॉइंट पे रखा हुआ है एक चार्ज 4 × 10⁻⁻6 कूलम, ओके। इस पे रखा है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, यही रखा है, हाँ यही रखा है। अब बोल रहा है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। इसकी वजह से देखो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी ये इस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, 2 × 10⁻2 मीटर, और इससे इस पॉइंट की दूरी है 10⁻2 मीटर, ठीक है, ओके। इससे दोनों पॉजिटिव है, एक बार और देख लेता हूँ, हाँ दोनों पॉजिटिव है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या इंटेंसिटी पता लगानी है, इंटेंसिटी पता लगाने के लिए सिंपल सी बात है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, ठीक है, ओके। ये इसको फेंक के मारेगा इधर, ये इसको फेंक के मारेगा इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर, तो ये फेंक के मरेगा किधर, इधर, ये नेट की तरफ मरेगा, ठीक है। इसका नाम ए रख देता हूँ मैं, इसका बी रख देता हूँ, ये ई ए है, ये ई बी है, ना ये इधर मरेगा ना इधर, ये इधर मरेगा, ठीक है, ओके ओके ग्रेट। मान लो ई ए के साथ अल्फा बनाया, इसके साथ इसने बीटा बनाया, ओके। अब एक चीज़ इसने क्या दी है, ए सी इसने दी है 2 × 10⁻2 मीटर, राइट, हो गया, बी सी भी हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी, ओके। देखो ई ए निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू क्या है 4 × 10⁻⁻6, आर स्क्वायर 2 - 2 का स्क्वायर, ये है। ई बी निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू क्या है 2 × 10⁻6, आर का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, 2 × 10 इसका स्क्वायर, ठीक है, दोनों का हो गया है, ओके। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। ये तो कितना हो गया इसका, तो 9 × 10⁻⁸ ई ए, ये 4 10⁻⁻6, नीचे इसका स्क्वायर 4 और ये -4 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करने पे। इससे ये कट गया, सही, ये कट गया, ये ऊपर जाएगा 9 × 10⁻⁹, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 4 और ये -6 पहले से ही था, तो ये दोनों मिला के कितने हो गए 13, और ये हो जाएगा 9 × 10⁻7 प्लस का न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ये होगा। अब मैं निकालता हूँ ई बी दिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, इसकी वजह से बी वाले की वजह से 2 × 10⁻⁻6 आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 9 × 10⁻9 हो गया इसका, 2 × 10⁻6, ये 10⁻⁻4, ठीक है, ये 9 दूनी 18, और ये देखो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, वही प्लस के 13 और माइनस के 6, 18 × 10⁻, प्लस का 7 न्यूटन पर कूलम इंटेंसिटी, किसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे, ओके। नेट निकालना है, नेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई ए बी को जोड़ना पड़ेगा, ओके। ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस थीटा, राइट। कोस थीटा कितना है, थीटा देखो जो ये थीटा है वही ये थीटा है, दोनों के बीच का। ये थीटा कौन सा है, ये ई ए और ई बी के बीच में, ई ए और ई बी के बीच का थीटा है, ठीक है।
जो ये थीटा होगा वही ये होगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है ये कितना है, ये कितना है। देखो ये थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये थीटा दे दिया तो ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला होता ही है, तो ये बेस हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर मत समझ लेना। जब एक ही थीटा दिया और कुछ भी नहीं लिखा हो तो सिंपल है, वो हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है, ठीक है। ओके, तो कोस थीटा, पंडित जी, बद्री, प्रसाद, हर बोले। साइन कोस क्या होगा, बी अपॉन एच। बी क्या है, क्या हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, बेस बी 10⁻⁻2 और ये क्या है हाइपोटेन्यूज एच 2 × 10⁻⁻2। ये -2 से -2 उड़ गया, 1/2, यानी कोस थीटा 1/2। कोस थीटा 1/2 कितने पे होता है, कोस 60 पे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 60 आ गया है। यानी कि इन दोनों ई और ई बी, ई ए और ई बी के बीच में कितना है, 60 है। ओके, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, थीटा 60। राइट। देखो ये सब तुमने कर लिया होगा, मैं इनको थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ग्रेट, वी आर डूइंग ग्रेट। ई ए का स्क्वायर, ई ए यही था 9 × 10⁻⁻, यही था ना, हाँ ये था। ई बी कौन सा था, वो था, ठीक है। ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर 18 × 10⁻7 का स्क्वायर प्लस 2 ई बी 2 ई ए बी कोस थीटा क्या आया था, 60 कोस 60 क्या होता है, 1/2। 0 1 2 3 4 4, यानी कि 1/2। हाँ, ये साइन 30 जो होता है वो कोस 60 होता है, 1/2, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया। अब देखो ध्यान देते रहना, बस आराम से, रिलैक्स, नो टेंशन, मैं हूं ना। अच्छी मूवी है ये। देखो 18 के 2 टुकड़े कर देता हूँ, 2 × 9। अच्छी मूवी है, मैं हूं ना। ये 2 से 2 तो कट ही गया था, तो यहाँ कितना बच गया, 9 × 10⁻7। और ये 18 के फिर से 2 टुकड़े कर देता हूं मैं। देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, देखो इसको और खोल देता हूँ। रिलैक्स, मैं फिर से हूं ना। अच्छी मूवी है, तो हम क्या करें। देखो इसका ये कितना हो गया, 4 9 × 10⁻7 का स्क्वायर, ये हो गया, देख लेना बिल्कुल। 2 का स्क्वायर 4, 9 × 10⁻7 का स्क्वायर। इसका तो स्क्वायर कर दिया मैंने, 4 बना दिया, इनको ऐसे ही रखा है। हाँ 9। अब देखो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों का स्क्वायर, और ये 2 अलग से बच जाएगा, क्योंकि हम साइंस वालों का थोड़ा मैथ वीक होता है ना, इसलिए बार बार हर पार्ट में 9 × 10⁻7 कॉमन है। स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो रूट में से बाहर निकल के केवल ये आएगा, स्क्वायर हट जाएगा। अंदर क्या रहेगा, 1 4 2, यानी कि रूट का 7 हो गया, 4 2 6 और 1 7, 9√7 × 10⁻7। ये ई नेट होगा, ये क्या होगा, ई नेट, ये होगा। अब देखो ई नेट तो निकाल दिया, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी है, जिसको जनरली हम न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह देते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट। ये बोलता है कि ई नेट की डायरेक्शन मुझे ई ए के साथ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोलता है ई बी के साथ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी ये तरीका बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा। अगर तुम्हें वो तरीका आता है तो नेट की रिजल्टेंट की डायरेक्शन या ई ए, ई बी, E1 E2 किसी के साथ कभी भी निकाल सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हमारा काम ये सारा मैं मिटा देता हूँ, हमें बस नेट रखना है। नहीं, ये इनकी ज़रूरत पड़ेगी फार्मूला लगाने में, इसके ई ए की, ई बी की, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। रुको, हल्के हल्के फार्मूले लगाता हूँ। ये वाला रखता हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि नेट ने ई ए के साथ अल्फा बनाया, नेट ने ई बी के साथ में बीटा बनाया। तुम्हारी मर्जी है, तुम कह दो कि नेट ने ई बी के साथ अल्फा बनाया और इसके साथ बीटा बनाया, तुम्हारी मर्जी है, नो मेंशन। ओके,
मैं कह तुम बताओ किसको, मैं ई बी के साथ निकाल देता हूँ। ई बी के साथ मैंने क्या बीटा मान लिया था, टेन बीटा निकालता हूँ मैं। रिजल्टेंट में कितना, याद रखो जिसके साथ निकालना है ना उसको मत छेड़ो, जिसके साथ नहीं निकालना उसके दो टुकड़े कर दो। किसी भी वेक्टर के दो टुकड़े क्या होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि ई ए साइन थीटा ई बी, ई ए साइन थीटा ई ए कोस थीटा। इसको ऐसे लिखो कि अगर उनको बटे में ऐसे लिखो कि काटो ना, डिवाइड में इनको ऐसे लिखो कि अगर काटो ना तो क्या टेन थीटा बन जाए, ये से ये कट जाएगा, साइन थीटा अपन को इस तरह क्या टेन थीटा, इसके दो टुकड़े कर दिए। ऐसे करने हैं, किसके करने हैं, जिसके साथ हमें एंगल निकालना नहीं है, जिसके साथ निकालना नहीं है ना, जिसके साथ निकालना उसको छेड़ना भी नहीं है, जिसके साथ नहीं निकालना है ना उसकी दो टुकड़े करने हैं। इसके दो टुकड़े कर दिए प्लस में, अब इसके प्लस में लिखूंगा मैं, जिसके साथ निकालना है ना उसको बिना टुकड़े की यानी कि साबुत का साबुत लिख देना है। देखो जिसके साथ निकालना था उसको तो हमने साबुत रखा, जिसके साथ नहीं निकालना था उसके टुकड़े कर दिए। इस तरीके से टुकड़े किए हैं कि अगर मैं काट के देखूँ तो ये साइन थीटा कर टेन थीटा आ जाए। ये कोई लिखा नहीं है, दिस इज नॉट एसआई यूनिट या कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ये जस्ट याद करने के तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि जिसके साथ नहीं निकालना उसके दो टुकड़े करने, ऐसे लिखो डिवाइड में कि टेन थीटा आ जाए, और फिर जिसके साथ निकालना है उसको पूरा का पूरा नीचे जोड़ दो। ये एक याद करने का जस्ट तरीका है, मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है, तुम मुझसे भी अच्छा बना सकते हो। अब देखो इसकी मुझे कोई ज़रूरत थी, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत केवल इसकी होगी, एक ई ए की और ये ई बी की। ओके ग्रेट 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 ग्रेट। ई ए कितना था, 9 इंटू 10⁻⁷। साइन थीटा, थीटा वही, थीटा कितना था 60। ओके दोनों के बीच का एंगल थीटा था, साइन थीटा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ग्रेट। ई बी कितना है 18 10⁻⁷ प्लस ये कितना आया था फिर से 9 इंटू 10⁻⁷, कोस 60 1/2 आया था शायद हमारा, ठीक है। अब देखो अब देखो अब देखो क्या करना है, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है मेरा, बस यही न्यूमेरिकल हो पाएगा आज ये, ठीक है, और बाकी सब करा देंगे कल, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, आई प्रॉमिस। इसके दो टुकड़े कर देता हूँ मैं 18 के, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁷ प्लस 9 इंटू 10⁻⁷। ये देखो इन दोनों हिस्सों में ये कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। ये हिस्से दोनों में थे, दोनों पार्ट में थे, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। अब इसको इससे उड़ा देता हूँ, अंदर क्या रह गया, 2 जमा 1/2 √3/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, यानी कि √3/2, ये पलट जाएगा 2/5 √3/5। क्या आ गया 10 बीटा, √3/5, बीटा कितना आया 10 इनवर्स √3/5। यस, हमें यही तो पूछा था बीटा कितना है, बीटा 10 इनवर्स √3/5, ये आ गया। रिजल्टेंट ने ये एंगल बनाया इसके साथ, बीटा निकाल लो। ये हमसे तो निकलेगा नहीं, पता नहीं क्या कैसे निकलेगा, कैलकुलेटर पता नहीं कैसे कहाँ से क्या सुपर कंप्यूटर में निकलेगा, ये बीटा आ जाएगा। लेकिन हमारा यहीं पे सवाल रुक जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन जहाँ भी होगा उस पर लगा देना। आगे देखो, अब बोलते हैं सर बीटा आपने निकाल दिया, शायद आपने पहले रट रखा होगा, आप अल्फा निकाल के दिखाओ। दैट्स, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मिटा दिया मैंने तो यार, नेट याद कर लेना क्या आया था। देखो अब वो बोलता है ना सर मैं तो 10 बीटा ना निकालूं, 10 अल्फा निकालूंगा, कोई बात नहीं है। मैंने कहा था अगर इसका मतलब सर मैं तो ई ए के साथ निकालूंगा, ई बी के साथ ना निकालूं, नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ जिसके साथ नहीं निकालना उसके दो टुकड़े कर दो, और ऐसे लिखो कि 10 थीटा आ जाए, कट 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 10 थीटा आ गया, और उसमें वो पूरा का पूरा जोड़ दो जिसके साथ निकालना है, नो प्रॉब्लम सर, ग्रेट आइडिया। ई बी कितना था साइन 60 √3/2। ये कितना था, ये के साथ ही निकालना ना, हाँ ये 9×10⁻⁷, ये प्लस ये ए बी कितना था 18 × 10⁻⁷। कोस थीटा, कोस 60 1/2, मेरा पिया घर आया राम जी। देखो 9 × 10⁻⁷
प्लस ये 2 से 9, यानी कि 1 और 1 2, ये कितने हो गए? देखो फिर भी मैं स्लो करता हूँ क्योंकि हमारे कुछ मेरी तरह बच्चे होते हैं स्लो मैथमेटिक्स में। कोई दिक्कत नहीं है, सबका सब भला होगा। उड़ गया ये बच गया 9 × 10⁻⁷। इस रूट इसमें दोनों को अब जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 18। मेरे पास टाइम की कमी तो है नहीं, बस थोड़ा स्टोरेज की कमी है, और कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल हीट हो जाता है और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, और इससे ज़्यादा दिक्कत क्या हो सकती है। ये पूरा का पूरा उड़ गया, यही बच गया। और कहीं पे करते हुए मैथ में कोई गड़बड़ हुई हो तो हंसने मत लग जाना, ठीक है, कर लेना, क्योंकि जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। तो tan अल्फ़ा क्या आ गया? tan अल्फ़ा √3/2। शायद इसका ये भी कोई एंगल होता होगा, मुझे नहीं पता, टेबल में होता है। तो अल्फ़ा कितना आ गया? tan इनवर्स √3/2। देखो अल्फ़ा बीटा थीटा कुछ भी निकाल सकते हो, बस तुम्हें तरीका पता होना चाहिए किसके 2 टुकड़े करने, किसको साबुत नीचे लिखना है, ठीक है। रेजिस्टेंट का किसी के साथ भी एंगल निकाल सकते हो। सारा कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया, झक्कास हो गया है। न्यूमेरिकल तो और भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा मोबाइल साथ नहीं दे रहा है। दिस इज़ Redmi 5A। और यू फॉर फिजिक्स, एंजॉय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स। 1 लाख से ज़्यादा हो गया है, क्या हो गया? 1 लाख से ज़्यादा कोरोना काउंट हो गया है, ठीक है। तो कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली हमारे चले भी गए हैं। हमें अपने बूढ़ों का ख्याल रखना है। छतों पे पानी रखो क्योंकि पक्षी प्यासे मरते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और खाना खाने के बाद में शाम को गलियों में जाओ, शायद कोई कुत्ता भूखा ना, उनको खाना खिलाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद।